हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 का। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स। ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया है? अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट कर लिया है, बायोसेवर्ट लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स हमारे पास है, उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, गैल्वेनोमीटर, शंट, ये सारे टॉपिक हमारे रह जाते हैं फिर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लॉरेंज फोर्स के साथ। लॉरेंज फोर्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। ओके, अच्छा, तो लॉरेंज फोर्स स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक हमें समझना होगा, जो कि है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम लॉरेंज फोर्स को समझ सकते हैं। ओके, देखिए, अभी तक हम लोग क्या जानते थे? हमने पढ़ा था चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। तो चैप्टर 1 में आपने क्या देखा था? चैप्टर 1 में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करी थी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने क्या देखा था? और आपने क्या देखा था भैया? फोर्स देखा था। ठीक है, जिसको हम लोग कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की हेल्प से निकाल सकते थे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता था? फोर्स इज इक्वल्स टू होता था हमारे पास क्यू ई। क्यू ई, ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स हुआ करता था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स हमारे पास एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर लगता था, वो ये हुआ करता था F इजिकल्स टू क्यू ई। ओके, इसी तरह से इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक पार्टिकल को रख देंगे छोटे से। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ओके, चलिए तो समझेंगे हम लोग। हमने क्या करा है यहाँ पर? हमने हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसका इस तरह से बना लेते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने हमारी मैग्नेटिक लाइंस बना दी है। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाएगी। तो इस तरह से हमने मैग्नेटिक लाइंस को अपने ड्रॉ कर लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस भी यूनिफॉर्म है। ओके, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगी हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या करा है? एक पार्टिकल्स को लाके छोड़ दिया, एक पार्टिकल को हमने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। ठीक है, ये पार्टिकल है हमारा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं इस पार्टिकल का, ब्लैक कलर कर देते हैं इसका पूरा। ये देखिए, ये हमारे पास एक पार्टिकल है हमारा। इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, एक फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। हम मान लेते हैं ये जो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार से हमने इसको छोड़ा है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कुछ इस प्रकार से इसका मोशन है। ये कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, v वेलोसिटी से ये इस प्रकार से जा रहा होगा। ओके, तो होगा क्या यहाँ पर ये एंगल बनाएगा थीटा। यहाँ पर ये एंगल बनाएगा थीटा, मैग्नेटिक लाइंस के साथ इस प्रकार से थीटा एंगल बनेगा। ओके, अब यहाँ पर v वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या देखेंगे? ये जो v वेलोसिटी हमारे पास है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इस v वेलोसिटी के जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा v साइन थीटा, एक बनेगा v कोस थीटा। एक बनता है साइन थीटा, एक बनता है कोस थीटा, दोनों से मिलके हमारा v बना हुआ है। ओके, तो जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा नहीं बोलेंगे हम लोग, कोस थीटा बोलेंगे पहले। तो जो कोस थीटा होता है वो थीटा की तरफ बनता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा कोस थीटा होता है, जैसे यहाँ पर v कोस थीटा लिखा हुआ है, ये जो v कोस थीटा है ये थीटा की तरफ बनेगा, और v साइन थीटा जहां पर थीटा नहीं है उस तरफ बनेगा। ये बात आपको पहले से पता होगी, अगर क्लास 11th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो तो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो पहला कंपोनेंट जो रहेगा कोस थीटा वाला, वो किस तरफ बनेगा? थीटा की तरफ बनेगा, और दूसरा वाला साइन थीटा के। तो साइन थीटा होगा
वो उस तरफ बनेगा जिधर थीटा नहीं है, मतलब जस्ट अपोजिट साइड में। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, दो कंपोनेंट बने, एक ये साइड पे बना और एक ये साइड पे बना। आया इतना समझ में? अब इसको क्लीन कर देते हैं बिल्कुल, अब आपको दिख जाएगा ये। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया v cos थीटा, और ये कंपोनेंट बन गया हमारा v sin थीटा। इस तरह से बनाया जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इससे हम लोग क्या समझे? अब इससे हम लोग क्या समझे? इससे हम लोग ये समझे कि यहाँ पर जो फोर्स होता है, वो जब देखा गया तो वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। Q क्या है हमारे पास? ये चार्ज है, यहाँ पर ये जो Q चार्ज है उसकी बात हो रही है। बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद देखा ये गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बी साइन थीटा के है। बी कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो वी साइन थीटा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब इससे मिलकर एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जब आप इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा, जब आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्यू भी साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इस के की वैल्यू यहाँ पर हम लोग वन मान लेते हैं। के की वैल्यू अगर आप लोग वन मान लेते हो तो क्या होगा? यहाँ पर जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा एफ इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो फॉर्मूला आया हुआ है इसे आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहेगा हमारा फोर्स का फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। ये कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, किसके ऊपर लग रही है? तो छोटे से चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है, जब ये जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो। ठीक है, तो अब हमारे पास दो प्रकार के फोर्स आ चुके हैं। कौन कौन से फोर्स? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग एफ बोलते थे, जो कि किस तरह से लिखा जा सकता है? वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, क्यू और ई की तरह लिखा जा सकता है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ये मैग्नेटिक, और ये हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलिए, तो दो फोर्स हमने निकाल लिए अभी तक। अब हम लोग टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक आता है लोरेंज फोर्स। क्या आता है हमारे पास टॉपिक? लोरेंज फोर्स। तो अब आप लोग ये डेफिनेशन आप लोग पहले पढ़ेंगे। लोरेंज फोर्स इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक field. It is used in electromagnetism and is also known as electromagnetic force. तो अगर आप लोग क्या करते हो? अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को दोनों को जोड़ देते हो, दोनों को जोड़ देते हो, तो जो कॉम्बिनेशन वाला फोर्स बना हुआ है, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशनल फोर्स होता है, किस किस का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। ओके, तो बस यही है लोरेंज फोर्स, यही है लोरेंज का फोर्स। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहाँ पर, लिक्विड टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? दोनों की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो एफ ई हमारे पास क्या होता था? क्यू ई होता था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने जो फोर्स निकाला था, कौन सा था वो? मैग्नेटिक फोर्स। उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा आया था हमारे पास, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास फोर्स आया था। अच्छा, अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू को भी वन मान लें, ठीक है, कि ज्यादातर तो वन हो ही जाती है, कुछ इस प्रकार से आपने देखा था, तो ये वन हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन ये बन जाता है, क्यू वी बी, यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, क्यू वी बी, क्यू वी बी ये बन गया हमारे पास। अच्छा, तो ये जो v और b है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसी है हमारे पास? ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू क्यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा? v क्रॉस v। ठीक है, लिखने का तरीका है, वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्यू वी बी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, आगे देखिए आप लोग, तो ये क्यू ई और क्यू वी बी, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। ये देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो क्यू को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा? ई प्लस वी क्रॉस बी, ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, अब इस क्रॉस को अगर आपको हटाना है, अगर आपको इस क्रॉस को हटाना है तो क्या करोगे? इस क्रॉस को अगर हटाना हो तो इसकी जगह साइन थीटा आ जाएगा।
जब भी क्रॉस हटता है तो फिर से साइन थीटा आ जाएगा। ये बात है। बाकी आप चाहो तो यहीं पर इसको स्किप कर दो, यहीं पर छोड़ दो, या फिर अगर आपको ये क्रॉस हटाना है तो इसकी जगह पर साइन थीटा लगा दो वापस। ठीक है, तो क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, डॉट हटता है तो कोस थीटा आता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से लोरेंज फोर्स हमारा होता है कंप्लीट। तो लोरेंज फोर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशनल फोर्स होता है किस किस का? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। ठीक है, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए तो समझते हैं क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम। इफ वी स्ट्रेच फोरफिंगर, द मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपनी फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को, फोर फिंगर मतलब ये वाली उंगली, ठीक है, समझते हैं आप लोग सभी, ये हमारी फोर फिंगर होती है, ये फोर फिंगर, और ये हमारी मिडिल फिंगर, और ये हमारा थंब हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से आपको इसको स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, एक दूसरे के ये क्या हो जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको बात करनी है, जहां से इस तरह समझ लीजिए, इस तरह से नहीं होगा, ये भी एक तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं आप लोग सभी क्या चीज हो रही है यहाँ पर? इस तरह से तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है अपनी उंगलियों को, अंगूठे को और अपनी मिडिल फिंगर को। ओके, चलिए तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट आउट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है भैया, नॉर्थ से साउथ है, तो आप लोग इस तरफ बना दीजिए। ओके, तो फोर फिंगर का काम समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड को ये इंडिकेट करेगी। ओके, उसके बाद जो मिडिल फिंगर हमारी होगी, पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन किसका? करंट का। तो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है उसको कौन पॉइंट आउट करेगी? हमारी मिडिल फिंगर करेगी। मान लीजिए इस वायर के अंदर, ये हमारा वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको कौन पॉइंट आउट करेगा? हमारा, हमारी जो मिडिल फिंगर होगी वो पॉइंट आउट करेगी। ओके, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लोरेंज फोर्स। तो इस समय ये जो हमारा अंगूठा होगा, थंब होगा, ये किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा? ये ऑटोमेटिकली कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा भैया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोरेंज फोर्स बोल रहे हैं। ओके, तो लोरेंज फोर्स को कौन पॉइंट आउट करेगा? हमारा थंब करेगा। आपका काम ये है कि आप ये और इनको बिल्कुल अच्छे से रख लो, ये ऑटोमेटिकली क्या बता देगा आपको? लोरेंज फोर्स बता देगा। तो इस तरह से आप लोरेंज फोर्स निकाल सकते हो। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो और डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो तो आप लोग फोर्स निकाल सकते हो। चलिए तो ये था हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, राइट हैंड पाल्म रूल या लॉ बोल सकते हो आप लोग। ये क्या बोलता है? इफ पाम ऑफ राइट हैंड इज स्ट्रेच सच दैट फिंगर्स एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आप सब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने पाम को, पाम मतलब ये जो हथेली होती है उसको बोलते हैं, तो इस तरह से आपको स्ट्रेच आउट करना है कि आपका जो थंब है वो, और बाकी की फिंगर्स, बाकी सभी फिंगर्स की बात हो रही है, लेट से ये आपकी एक फिंगर डिनोट कर रही है, सारी फिंगर को ये डायरेक्शन डिनोट कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए एक दूसरे के। ओके, नाउ इफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर मान लो आपकी जो फिंगर से वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, थंब आपका क्या बता रहा है? थंब आपको करंट का मोशन बता रहा है, करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो जो आपका पाम है जिस तरफ होगा, ठीक है, ये जैसे इस तरफ है, तो ये क्या बताएगा? ये फोर्स को बताएगा। ये किसको बताएगा? फोर्स को बताएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा राइट हैंड का पाम रूल। तो ये पाम जो होगा आपका, ठीक है, ये जो आपकी हथेली होगी इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी ये। ओके, तो ये आपका फोर्स को बताएगा, ये बात होती है। चलिए तो बात समझ में आ गई आपको, राइट हैंड का नियम, लेफ्ट हैंड का नियम दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास है शंट। ओके, तो शंट किस प्रकार से आया जाता है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि व्हाट इज शंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, आल्सो राइट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ शंट। तो इस प्रकार से 5 नंबर में क्वेश्चन आया करता था।
लेकिन अब यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर में आपसे क्या पूछेंगे वो लोग? आपसे शंट की डेफिनेशन पूछेंगे, एडवांटेज पूछेंगे और डिसएडवांटेज पूछेंगे। इससे ज्यादा 2 नंबर में यहां से कुछ नहीं आएगा। प्रिंसिपल आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं शंट की डेफिनेशन के साथ। क्या होता है शंट? तो शंट इज अ लो, वेरी लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, शंट एक वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस वायर होता है विच इज जॉइंट इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज। तो शंट एक ऐसा वायर होता है, एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको गैल्वेनोमीटर के कोइल के साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ताकि गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाया जा सके, गैल्वेनोमीटर की कोइल को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो ये बात होती है। इसको समझिए और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, समझ में आएगा आपको। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। अब इसके अंदर एक कोइल लगी हुई है, मान लीजिए इसकी कोइल है थोड़ी देर के लिए। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब इसी के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे? इसी के जस्ट पैरेलल हम लोग अपना वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम लोग शंट बोल रहे हैं। तो शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इसको हम लोग शंट बोल देंगे। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, वेरी सॉरी। तो ये बात होती है, शंट को आपने इसके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अब जैसे ही करंट यहाँ से पास आउट होगा, गैल्वेनोमीटर से जब हम मेजर करेंगे करंट को, तो करंट जो होगा वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। एक इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर समझिए, करंट यहाँ से आया, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से आया, आधा शंट की तरफ जाएगा, आधा आईजी की तरफ जाएगा। लेकिन हमने क्या बोल रखा है? शंट हमारा लो रेजिस्टेंस वायर है, तो ये इतना लो है इसके कंपेयर में कि आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ये समझिए आप लोग कि शंट का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है इसके कंपेयर में, गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में। तो होगा क्या? ज्यादा करंट इस तरफ से फ्लो होगा और थोड़ा सा करंट यहाँ से फ्लो होगा। ओके, ये बात है। तो ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये बात आपको समझनी है। तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करते हैं। ओके, तो शंट का काम क्या है? इसको प्रोटेक्ट करने का, ताकि ज्यादा करंट इस तरह से फ्लो ना हो सके, इस तरफ से ज्यादा करंट फ्लो ना हो सके, ये बात होती है। ओके, और क्या बताएं आपको यहाँ पर? देखिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया लो रेजिस्टेंस, तो करंट यहाँ से ज्यादा जाएगा, यहाँ से कम जाएगा। तो ऐसे में तो जो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से डिफ्लेक्शन इसने शो करी है। इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 भी बना लेते हैं, काम करते हैं। तो आप लोग क्या देखोगे? आप लोग को क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर अगर इस प्रकार से ये होगा, ओके, तो अगर हमारा करंट मान लो 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का अगर हमारे पास करंट है, और मान लो 1 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, बाकी 9 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? ये तो 1 एम्पियर बताएगा, ये तो 1 एम्पियर बताएगा, लेकिन हमारे पास टोटल करंट 10 एम्पियर है, तो ऐसे में तो गैल्वेनोमीटर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये एक की वैल्यू ही इस तरह से फिक्स होती है कि एक की वैल्यू यहाँ पर लगभग 10 हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप लोग समझिएगा। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 10 एम्पियर है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि 1 है तो इसका मतलब 10 ही है, लेकिन इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ से हमने 10 पास किया तो यहाँ पर 1 आया, अगर यहाँ पर 20 पास करते तो यहाँ पर क्या आता? 2 आता, यहाँ पर 18 आ जाता। इस तरह से इसको देखा गया होगा, फिर इसको डिजाइन किया गया होगा। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पर, ये बात आपको समझनी है। आया आपको समझ में? ये बात है। चलिए, तो ये होता है गैल्वेनोमीटर, ये होता है शंट, समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है, लेकिन इसको आप लोग स्किप कर दीजिए, अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नोट्स में सब कुछ शामिल कर रखा है हमने। अब इसके एडवांटेज के ऊपर, डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको फिर फिनिश करेंगे। तो शंट का पहला एडवांटेज यही है कि इट प्रोटेक्ट द कोइल फ्रॉम बर्निंग एज वेल एज ब्रेकिंग ऑफ द पॉइंटर। तो निडल को बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है। सेकंड आप लोग पढ़ेंगे, द शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस। द शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस। अब आपने एक बात ध्यान दी हो कि जब हमने रेजिस्टेंस में, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था, उसके जस्ट पैरेलल क्या कनेक्ट कर दिया था हमने? हमारा शंट कनेक्ट कर दिया था। तो
अब इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को जब हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता था वो कुछ इस प्रकार का आता था, वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2। तो यहां से आप लोग ये समझोगे कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा, वो इनके कंपेयर में कम आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस कम आएगा, ना कि ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हमारा एक और बेनिफिट ये हो जाता है। ओके, ये आप लोग करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। मान लो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह समझिए, इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 4 है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 8 है, ठीक है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, निकाल के देख सकते हैं आप लोग सभी। यहाँ पर 4 प्लस 8 करेंगे, ओके। उसके बाद आप लोग आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, 3/8 आएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि 1/r थोड़ी निकालना है, हमें r निकालना है। तो r क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो समझे आप लोग, ये 8/3 आ रहा है, 8/3 आ रहा है, मतलब ये 4 से भी कम है, ये 4 से भी कम है। तो उसमें रेजिस्टेंस हमारा रिजल्टेंट कम हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई, शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देयरफॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम लेस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। ये बात होती है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमसे, वो देखेंगे आप लोग। शंटेड गैल्वेनोमीटर इज वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द नल पोजीशन इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो शंटेड गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कहां पर, जब हमें नल पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। पोटेंशियोमीटर का जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पर नल पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, तब जाके शंटेड गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। ओके, लेकिन हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं है पोटेंशियोमीटर का, तो ये जो टॉपिक है ये आपका रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हमने आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया था। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को याद कर सकते हो, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, 2 पॉइंट भी काफी है। ओके, चलिए उसके बाद डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं भैया। देखिए, पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो इसलिए हमने आपको करवाया नहीं था, ये समझेगा आप लोग, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। ओके, आगे हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, क्या क्या गैल्वेनोमीटर में शंटेड गैल्वेनोमीटर करने से इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इसकी सेंसिटिविटी। ये इसका नुकसान है भैया। किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो किसी चीज के कुछ नुकसान भी तो होंगे। अब आपने उसमें क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ये बात होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन, स्पेलिंग सही कर लेना आपको कन्वर्जन की। ओके, लेकिन स्पेलिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पर कंटेंट पे फोकस करना है। तो कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। ओहो, तो एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है एमीटर, क्या होता है वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, छोटे करंट को मेजर करता है। एमीटर बड़े बड़े करंट को मेजर कर लेता है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, डीसी करंट के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ, लेकिन एमीटर डीसी और एसी दोनों के लिए काम करता है। ओके, और क्या बताएं आपको, एमीटर जो होता है, एमीटर भैया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करता है, मतलब वैल्यूज के ऊपर बात करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से आप लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हो करंट की, कि किस तरफ हमारा करंट जा रहा होगा। ओके, उसके बाद वोल्टमीटर क्या होता है, तो वोल्टेज को मेजर करता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो गैल्वेनोमीटर को आप लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अरे गैल्वेनोमीटर को आप लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो आपने अभी किया था ना, शेंटेड गैल्वेनोमीटर जो बनाया था, वही एग्जांपल हमारा एमीटर का होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर फिर से कनेक्ट कर देना है, यही बात हो जाएगी फिर से, और इस तरह से हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये बात है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अ लो रेजिस्टेंस वायर इज जॉइंड इन अ पैरेलल to the coil of galvanometer in an ideal galvanometer must have zero resistance। तो यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लो रेजिस्टेंस वायर उसको पैरेलली कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर की कोइल के, तो ये एमीटर बन जाएगा। और एक एमीटर जो होता है, एक आइडियल एमीटर जो होता है, आइडियल मतलब हमारे ख्वाबों वाला, जो कि हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक एमीटर, आइडियल एमीटर की खास बात ये होती है, हम लोग क्या चाहते हैं आइडियल एमीटर से,
जो हम ख्वाब देखते हैं, हम सपनों में सोच सकते हैं, हम सपनों में ये सोच सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम जीरो हो सकता है, जीरो से कम तो नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। ओके, ये बात होती है। आइडियल एमीटर कभी होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आइडियली कंडीशन मान रखी है हमने। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब बात करते हैं वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से आप लोग वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। तो जस्ट अपोजिट कहानी है, जस्ट अपोजिट कहानी है। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। लेकिन अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर हमारा है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारा वायर जा रहा होगा, इसको सही से बनाते हैं, काम करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। तो होगा क्या, होगा क्या, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दीजिए सीरीज में। क्या लगाना है आपको, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देना है। पहली बात तो ये समझ में आई। उसके बाद इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब हाई वैल्यूड रेजिस्टेंस ही हमारे पास होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भैया, इससे इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस तरह से आप लोग समझिएगा, इस तरह से आप लोग समझिए, कलर चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ से ये वाला कलर कर लेते हैं। तो ये जो दो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास जो आ रहे हैं, अब इनमें से करंट इतना फ्लो नहीं होगा, इतना करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है। और वैसे हमें करंट से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमें तो सिर्फ वोल्टेज से मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो ना हो सके, यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो ना हो सके, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो सीरीज में अगर आपको कनेक्ट करना है, तो आपको हाई रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब फिर से हम लोग बात करेंगे आइडियल वोल्टमीटर के ऊपर, आइडियल वोल्टमीटर की। तो आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को कितना ज्यादा कर सकते हो, तो आइडियली हम लोग इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ख्वाबों में एग्जिस्ट करता है, सपनों में मिलता है बस ये, बाकी एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे कर सकते हो। तो ये बात हो गई भैया, हमारी कन्वर्जन समझ में आ गई, दो दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, समझते हैं। द लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, देखिएगा जरा यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल, तो मतलब हमने छोटा सा डीएल काट लिया है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी हो गया, ओवर अ क्लोज्ड लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप, ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड। तो यहां से आप लोग क्या बता सकते हो कि एक रिलेशन हमारे पास बन रहा है, जिसमें हमारे पास बी है, डीएल है, म्यूनोट है और आई है, इनके बीच में ये रिलेशन बन रहा है। इसी रिलेशन को किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो इसका नाम दिया गया एम्पियर का सर्किटल लॉ। इसकी हेल्प से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो काफी इजीली। इसका एक्सपीरियंस, इसका जो एप्लीकेशन है वो भी आपको बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए इसे। जिस प्रकार से हमारे पास गॉस थ्योरम हुआ करती थी, गॉस थ्योरम बोल दो या गॉस का लॉ बोल दो, जो हुआ करता था हमारे पास, उसी प्रकार से यहाँ पर है। ओके, गॉस थ्योरम में क्या था हमारे पास, हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते थे, फाई ई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू क्यू। ओके, इस तरह से हम लोग लिखते थे। सेम यहाँ पर कहानी है, जिस प्रकार से हमने इसको याद किया था, उसी प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है।
वैसे चाहो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप लोग। प्रूफ किसके थ्रू देखोगे आप लोग? बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू इसका प्रूफ देख सकते हो। लेकिन वहां पर वो जो टॉपिक है वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आ नहीं रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो, उसका जो एक्सपेरिमेंट जो भी इसका स्टेटमेंट है वो आप लोग याद कर लो, बस इतना काफी है। ओके, इतना काफी एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, बाकी आप चाहो तो कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन लोग डायरेक्ट देखते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट पी। ओके, अगर आप इसी डेरिवेशन को किससे करते हो? बायो सेवर्ट लॉ के थ्रू करते हो। बायोट सेवर्ट सेवर्ट लॉ के थ्रू अगर आप लोग करते हो तो ये काफी लंबा चला जाता है, काफी डिटेल में चला जाएगा, लंबा चला जाएगा ये। ओके, लेकिन अगर आप लोग इसको एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू करोगे तो ये बहुत छोटा डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, तो आपको दिखाते हैं किस तरह से करना होता है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। आपके पास एक ऐसा वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ओके, जिसमें हम लोग करंट को पास करेंगे, करंट कैरिंग है तो करंट हमने पास कर रखा है इसके अंदर से। ओके, और क्या बताया गया है? ये स्ट्रेट है, और इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालना रहेगा? हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए भैया करके देखते हैं इसे। यूजिंग एम्पियर्स लो तो समझेंगे आप लोग यहाँ पर। मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है जिसको हम लोग एक्स और वाई बोल देते हैं। ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट। ओके, लिखने को हमने छोटा सा बना रखा है लेकिन इनफाइनाइट है। अच्छा, तो अगर मान ले ये एक पॉइंट है और ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हमें इस पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी आर है। आर हमने इसकी डिस्टेंस मान ली है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इसके थ्रू एक एम्पिरिटिकल सरफेस आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने एक वर्चुअल सरफेस ड्रॉ कर ली है। ये आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको एज्यूम करना है। क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करना है। ओके, तो ये हमने सरफेस को एज्यूम कर लिया। इस सरफेस के अंदर क्या आएगा? हमारा आई करंट आएगा। इनक्लोज कर रखा है हमारे आई करंट को इसने, इस सरफेस ने हमारी, जो कि हमने सिर्फ एज्यूम करी है। चलिए, तो हमें सरफेस समझ में आ गई। अब इस सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है क्या? बिल्कुल, हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, तो जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है उसके थ्रू आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो टेंजेंट आप लोग इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? हमारी बी की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जा रही होगी। ओके, ये बात हमें समझ में आई। और क्या देखें हम लोग? ये तो हमारी बी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, मतलब ये इस तरह से आ हमारे इस तरफ आ रही है और इस तरफ ये जा रही है। ओके, और करंट हमारा इस तरह जाना चाहिए, करंट हमारा इस तरह जाना चाहिए ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर, तब जाके हम लोग इसको मानेंगे। अच्छा, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमने ये जो हमारा पास सरफेस है, जो हमारे पास सर्कुलर सरफेस है, इसका हमने एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया। सरफेस का लाइन एलिमेंट लेना है, ध्यान रखना। एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग इसका लाइन एलिमेंट लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डीएल बोल देते हैं, डीएल। ठीक है, तो डीएल जो हमारा लाइन एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। उस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी लाइन एलिमेंट की। टेंजेंट ड्रॉ कर लो फिर से आप लोग। तो ये इसकी डायरेक्शन है। तो डी बी, डी बी, यहाँ पर देखिए इस बी और डीएल के बीच में एंगल बनेगा थीटा, जो कि कैसा रहेगा? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का। इतनी बात हमें समझ में आई। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग आ जाइए। ओके, इसको बना लेते हैं, कनेक्टेड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, मतलब एम्पियर का लॉ हमने लगा दिया है। सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कुलर है। ओके, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से जो डॉट है, डॉट अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। ओके, कोस थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए।
बाकी आगे की कहानी यहाँ पर जीरो रखते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आगे आप लोग देखेंगे बी डीएल, तो यहाँ पर बी जो होगा वो बाहर आ जाएगा और ये जो डीएल होगा उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब डीएल छोटा सा लाइन एलिमेंट है हमारे पास, इसको आप लोग जोड़ते जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा, जो कि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। अब आपको क्या करना है, 2 पाई आर होता है तो अब आपको बी निकालना है, तो इसको आप लोग अपॉन में भेज दो और ये हमारे पास फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा होता है फिनिश। ये डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है ये डेरिवेशन। ओके, क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको अभी हमने बता दिया था, ये देख लीजिए क्वेश्चन है हमारा और ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड, पढ़ाई करें आप लोग, ऑल दी वेरी बेस्ट।